नमस्कार दोस्तों, तो आज हम फिर लेकर के आ गए हैं पार्ट 6 और हम लोग अभी कंटिन्यू देख रहे हैं ब्रिज एमसीक्यू विथ रेफरेंस के साथ ब्रिज का सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न देख रहे हैं जो AN 30% के लिए या AN 70% के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि आप AN या JEE की तैयारी करते हैं तो प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है LDC क्रैकर, जो गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। यहाँ से डाउनलोड कीजिए और फुल तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, प्रीवियस का क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, अकाउंट और इस्टेब्लिशमेंट का टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, प्रैक्टिस सेट वहाँ डाला हुआ है, सारे नोट्स डाले हुए हैं पीवे का, ब्रिज का, वर्ष का। तो आप यहाँ से अपनी तैयारी को और बूस्टअप कर सकते हैं। चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधे प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न, सर्वे ऑफ इंडिया टोपोशीट यूज्ड फॉर हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन शुड बी ऑफ विच स्केल। किस स्केल में हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन का सीट तैयार किया जाता है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो आंसर हो जाएगा 1/5000। कहाँ लिखा हुआ है? तो आ जाइए, ब्रिज मैनुअल का लेटेस्ट मैनुअल जो 2024 का निकला है उसका पारा नंबर 306 का आप लास्ट स्केल पर पढ़िए दोस्तों, पॉइंट नंबर F का ये वाले पॉइंट। सर्वे ऑफ इंडिया टोपोशीट ऑफ स्केल 1/50,000। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में स्पष्ट दिखाई दे। ये देखिए क्या है लिखा हुआ, रिपीट पढ़ते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया टोपोशीट टू बी स्केल ऑफ 1/50,000। ये है दोस्तों हमारा प्रश्न का आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इन द डिटेल्स मैप प्रिपेयर ड्यूरिंग हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कंटूर्स आर इंडिकेटेड एट द इंटरवल ऑफ। कंटूर का जो इंटरवल्स होता है कितने मीटर पे होता है दोस्तों, प्रश्न ये है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1 मीटर पे होता है। और ये हमारा ब्रिज मैनुअल में दिया हुआ है, पारा नंबर 306 का 2 में आइए, पॉइंट नंबर 2 देखिए। ये डिटेल्स मैप में पॉइंट नंबर 1, कंटूर्स एट इंटरवल 1 मीटर। कितना मीटर पे दिया हुआ दोस्तों? 1 मीटर। स्टीम, मेंडर्स, वेजिटेशन एंड मैन मेड चेंजेज इफ एनी। तो आंसर हो जाएगा हमारा कितने मीटर के इंटरवल पे होता है? 1 मीटर के इंटरवल पे होता है हमारा कंटूर्स। आंसर हो जाएगा 2 नंबर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है, हाउ मेनी क्रॉस सेक्शन आर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। कह रहा है हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में कितने क्रॉस सेक्शन की जरूरत पड़ती है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 क्रॉस सेक्शन की जरूरत पड़ती है। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 306 का 2 में आ जाइए। 306 का 2 में देखिए, पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं। कह रहा 3 क्रॉस सेक्शन। कितना? 3 क्रॉस सेक्शन टुगेदर विथ HFL वन ऑफ द सेंट्रल लाइन ऑफ द प्रपोज्ड ब्रिज। कहाँ लग रहा है वो भी दे रहा है दोस्तों, कि पहला लगेगा सेंट्रल लाइन ऑफ द प्रपोज्ड ब्रिज पर, 1 अप स्ट्रीम यानी दूसरा लगेगा अप स्ट्रीम में, और 1 डाउन स्ट्रीम यानी तीसरा लगेगा डाउन स्ट्रीम में। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3 दोस्तों। और कितने मीटर के इंटरवल पे लगेगा वो भी दिया हुआ है, 100 to 300 मीटर इंटरवल्स पे लगेगा। क्या? क्रॉस सेक्शन जो इसका हो। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा 3 क्रॉस सेक्शन की जरूरत पड़ती है हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जब हम लोग करते हैं तो। चलिए अगले प्रश्न पे आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम क्रॉस सेक्शन ड्यूरिंग हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन आर टेकन एट इंटरवल ऑफ। अभी हम लोग डिस्कस किए थे दोस्तों कि 3 क्रॉस सेक्शन लिया जाता है और जो इंटरवल होता है 100 से 300 मीटर के इंटरवल्स में। किस में? 300 मीटर में। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 306 का 2 में आइए ब्रिज मैनुअल में। ये ब्रिज मैनुअल 2024 के लेटेस्ट मैनुअल से हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 2 का 2 पढ़िए। कह रहा 3 क्रॉस सेक्शन टुगेदर विथ HFL वन ऑफ द सेंट्रल लाइन ऑफ प्रपोज्ड ब्रिज, 1 अप स्ट्रीम एंड 1 डाउन स्ट्रीम एट 100 to 300 मीटर इंटरवल्स। कितना मीटर के इंटरवल्स में लगाएंगे? 100 से 300 मीटर के इंटरवल्स में लगाएंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों 100 से 300 मीटर के इंटरवल्स में। आंसर 2 नंबर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, और ये एक बार एग्जाम में पूछ चुका है, यानी ये VVI प्रश्न है। प्रश्न क्या है देखते हैं। कह रहा है, फॉर ऑल इंपॉर्टेंट ब्रिज द स्केल ऑफ प्लान ड्राइंग शुड बी।
कह रहा इंपॉर्टेंट ब्रिज के समय में जो स्केल करते हैं हम लोग वो ड्राइंग का, वो किस स्केल पे होता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 सेंटीमीटर लेते हैं हम लोग 50 मीटर को। 50 मीटर को ट्रीट करते हैं कितना? 1 सेंटीमीटर में। कहाँ दिया हुआ है? आ जाइए पारा नंबर 307 का ए में पढ़ते हैं। ब्रिज मैनुअल का लेटेस्ट देख रहे हैं हम लोग दोस्तों 2024 का। लिखा हुआ है द प्लान शुड बी ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ 50 मीटर टू ए सेंटीमीटर फॉर सच पोर्शन ऑफ द रिवर। कितना लेंगे? 1 सेंटीमीटर मानेंगे हम लोग कितना को? 50 मीटर को 1 सेंटीमीटर ट्रीट करेंगे इंपॉर्टेंट ब्रिज के केस में जब हम लोग ड्राइंग करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 नंबर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा रिवर बेड क्रॉस सेक्शन। बेड रिवर का बेड क्रॉस सेक्शन जो करते हैं आर प्लॉटेड ऑन द नेचुरल स्केल एज। तो उसको जो प्लॉटेड करते हैं किस स्केल पे करते हैं? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर के स्केल में हम लोग करते हैं। कहाँ दिया हुआ है? ब्रिज मैनुअल के पारा नंबर 307 का बी में आइए, पॉइंट नंबर बी पढ़ते हैं। 3 क्रॉस सेक्शन फॉर ए रिवर बेड आर रिक्वायर्ड टू बी प्लॉटेड टू नेचुरल स्केल ऑफ 5 मीटर टू ए सेंटीमीटर। क्लियर लिखा हुआ दोस्तों 5 मीटर बराबर हम लोग क्या करते हैं? ए सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 नंबर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कह रहा है व्हेन द विड्थ ऑफ ए रिवर इज फ्लोड एक्सीड 500 मीटर द क्रॉस सेक्शन शुड बी प्लॉटेड। कह रहा है कि रिवर का विड्थ यदि 500 मीटर एक्सीड कर जाए फ्लूड के केस में तो हमारा जो क्रॉस सेक्शन होगा वो कैसे प्लॉटेड करेंगे? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इन टू हलवेस में प्लॉटेड करेंगे। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 307 में आ जाइए, 307 का बी पढ़ते हैं यहाँ से। फॉर रिवर विड्थ ग्रेटर देन 500 मीटर द क्रॉस सेक्शन शुड बी प्लॉटेड इन 2 हलवेस। कितने हलवेस में करेंगे? 2 हलवेस में हम लोग क्या करेंगे? उसको प्लॉटेड करेंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा इन 2 हलवेस। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्रिज का दोस्तों। ये सब हम लोगों को एक बार जरूर पढ़ करके याद कर लेना चाहिए। 30% का क्वेश्चन इतना आसान नहीं होता। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कह रहा है इन द केस ऑफ मीन ड्राइव रिवर्स। तो दोस्तों मीन ड्रिंग रिवर का मतलब होता है घुमावदार नदी। द ब्रिज साइट शुड प्रिफरली बी लोकेटेड नियर। तो कह रहा है इसको कहाँ लोकेट किया जाएगा? प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा ये नोडल पॉइंट। चलिए आइए देखते हैं पहले मैनुअल में कि हमारा क्या लिखा हुआ है। मैनुअल में आ जाइए, पारा नंबर 308 में 8 का 4 नंबर पॉइंट पढ़िए। इन द केस ऑफ मेन ड्रिंग रिवर्स, मतलब घुमावदार नदी के केस में द साइट शुड बी लोकेटेड नियर द नोडल पॉइंट। अब आपको ये जानना होगा कि नोडल पॉइंट कहते किससे को है। दोस्तों नोडल पॉइंट उसको कहते हैं जहाँ नदी का प्रभाव सामान्यतः नहीं बदलता है। हालांकि इसमें आपका डिफिनेशन इसका दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए नोडल पॉइंट इज डिफाइंड एज द लोकेशन वेयर द रिवर रिजाइम डज नॉट नॉर्मली शिफ्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ नदी का प्रभाव समानता नहीं बदलता है और यह स्थान एक आधार बिंदु के रूप में कार्य करता है। द लोकेशन सर्व्स एज द फल्क्रम अबाउट व्हिच द रिवर चैनल स्विंग लेटरली बोथ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। जिसके चारों ओर नदी का धाराएं पार्श्व रूप से ऊपर की ओर और नीचे की ओर घूमती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों नोडल पॉइंट। नोडल पॉइंट का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे। नोडल पॉइंट का अर्थ होता है जहां नदी का प्रभाव समानतः नहीं बदलता है। प्रवाह जहां नदी का समानतः नहीं बदलता है वो हमारा होता है नोडल पॉइंट। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है डिजाइन डिस्चार्ज क्यू फॉर वाटरवे इज जनरली बेस्ड ऑन फ्लड विथ ए रिटर्न पीरियड ऑफ। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 50 ईयर्स। इसका रिटर्न पीरियड होता है डिजाइन डिस्चार्ज का। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 309 का यानी डिजाइन डिस्चार्ज क्यू का पॉइंट नंबर बी पढ़िए। द कंप्यूटेड फ्लड विथ प्रोबेबल रिकजेंस इंटरवल्स ऑफ 50 ईयर्स। कितना होता है दोस्तों? इसका 50 ईयर्स होता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इसका मतलब आपको ये समझना होगा दोस्तों इसमें कि जब भी हम लोग डिजाइन डिस्चार्ज का कैलकुलेशन करते हैं तो 50 साल के इंटरवल को लेकर के चलते हैं कि उस नदी में 50 साल में कोई बाढ़ वगैरह आई है कि नहीं। 50 साल का रिकॉर्ड रखना भी पड़ता है और 50 साल का
उसका टारगेट लेकर के चलते हैं कि उसके पीछे सबसे मैक्सिमम बाढ़ कब आई है, कम कब आई है, पूरा रिकॉर्ड किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 50 ईयर्स का जनरली लिया जाता है वाटरवेज। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न हमारा कह रहा है एज पर ब्रिज मैनुअल 2024 द मिनिमम क्लियर स्पैन फॉर न्यू ब्रिज एंड रीबिल्डिंग ऑफ द ब्रिज। कह रहा है कि मिनिमम क्लियर स्पैन कितना होगा दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा मिनिमम क्लियर स्पैन 1 मीटर होगा। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 311 का डिजाइन ऑफ द वाटरवेज में लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 3 पढ़िए। मिनिमम क्लियर स्पैन ऑफ 1 मीटर शुड बी प्रोवाइडेड इन न्यू ब्रिज। न्यू ब्रिज में कितना देना है मिनिमम क्लियर स्पैन? 1 मीटर। पहले तो ये समझ लीजिए कि क्लियर स्पैन कहते किसको हैं। आज हम एक ब्रिज बना के दिखाते हैं थोड़ा सा दोस्तों। मान लीजिए कि हमारा एक ब्रिज है, थोड़ा सा उतना अच्छा तो यहाँ मैं नहीं बना पाऊँगा क्योंकि रफ स्केच कर रहे हैं। ये हमारा ब्रिज ऊपर है, सुपर स्ट्रक्चर इसका, ये सुपर स्ट्रक्चर, और ये हमारा पाया है, 2 स्पैन जिसको बोलते हैं, ये स्पैन है। तो 2 स्पैनों के बीच का जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, इनर फेस टू इनर फेस को लिया जाता है दोस्तों। इसकी मोटाई नहीं लेंगे। मान लीजिए मोटाई इतना है और ये मोटाई इसकी इतनी है, तो इसका इनर फेस इसका और इनर फेस इसका के बीच की जो दूरी होगी इसको हम लोग बोलेंगे क्लियर स्पैन। यही है क्लियर स्पैन, इसी को बोलते हैं क्लियर स्पैन। तो क्लियर स्पैन मिनिमम जो होता है, सबसे कम यदि लेंगे तो 1 मीटर लेंगे, इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता है किसी भी ब्रिज का मिनिमम क्लियर स्पैन। तो यही प्रश्न पूछ रहा था कि मिनिमम क्लियर स्पैन न्यू ब्रिज के लिए सबसे कम कितना लेंगे ब्रिज मैनुअल के अनुसार। तो सबसे कम होगा दोस्तों 1 मीटर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है एज पर ब्रिज मैनुअल 2024 द मिनिमम हेड रूम प्रोवाइडेड इन द ब्रिज फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस शैल बी। कह रहे हैं मिनिमम हेडरूम कितना होगा। पहले तो दोस्तों समझ लेते हैं कि हेडरूम कहते किसको हैं। अभी हमने क्लियर स्पैन की चर्चा की थी, उसी के फिगर को और आगे बढ़ाते हैं। हमारे ये एक ब्रिज है, ये ऊपर का स्ट्रक्चर है दोस्तों। मान लीजिए इस पर ट्रैक बिछाया हुआ है, ट्रैक मान लेते हैं, और ये हमारा पाया है, दोनों है ना। तो हमने अभी क्लियर किया था कि इस पायर से इस पायर के इनर जो डिस्टेंस होगा ये है हमारा क्लियर स्पैन, है ना। इसको हम लोगों ने क्लियर किया था अभी कि ये है हमारा क्लियर स्पैन। लेकिन यहाँ से नीचे से डिस्टेंस देखिए, ये ब्रिज के ऊपर की जो डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं हम लोग हेड रूम। यही है हमारा हेड रूम, यानी इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। सरफेस से पूछ रहा है। मान लीजिए कि ये हमारा सरफेस है, नीचे ग्राउंड फ्लोर कहिए, तो ग्राउंड फ्लोर से इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो इसी को हम लोग बोलते हैं हेड रूम। तो प्रश्न में हमारा ये कह रहा था कि मिनिमम हेड रूम कितना प्रोवाइड किया जाएगा किसी ब्रिज के लिए। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1.2 प्रोवाइड किया जाएगा। और ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। कौन कौन सा? एक तो क्लियर स्पैन का, ये वाला क्लियर स्पैन का, और दूसरा हेड रूम का प्रश्न। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो क्लियर स्पैन 1 मीटर होता है और हेड रूम 1.2 मीटर होता है। लिखा हुआ कहाँ है? तो आ जाइए ब्रिज मैनुअल का पारा नंबर 311 डिजाइन ऑफ वाटरवे में पॉइंट नंबर 3 पढ़िए। मिनिमम हेड रूम ऑफ 1.2 मीटर शुड बी प्रोवाइडेड इन न्यू ब्रिज फॉर प्रॉपर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस। प्रॉपर इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस हेतु 1.2 मीटर कम से कम आपको हेडरूम देना ही देना है, इससे कम आप नहीं दे सकते, है ना। ज़्यादा की तो बात अलग है, कम से कम आपको देना है कितना? ये हो गया 1.2 और ये हो गया 1 मीटर, ये हो गया 1.2 मीटर। तो ये 2 डाटा जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है रिलैक्सेशन इन मिनिमम हेड रूम एंड वर्टिकल क्लियरेंस ऑफ द ब्रिज मे बी परमिटेड बाय। कितना बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है कि जो हेड रूम का मिनिमम जो वर्टिकल क्लियरेंस है उसमें रिलैक्सेशन कौन दे सकता है। यदि कम करना है, 1.2 से कम करना है, तो कौन रिलैक्सेशन दे सकता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों रिलैक्सेशन का जो पावर है प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर या चीफ ब्रिज इंजीनियर का पावर है। कहाँ लिखा हुआ है? हमारे ब्रिज मैनुअल में पारा नंबर 311 में पढ़िए, पॉइंट नंबर 3 लिख रहा है प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर या चीफ ब्रिज इंजीनियर मे बी परमिटेड रिलैक्सेशन इन मिनिमम हेड रूम provision in case where adopted of 1.2 meter result in heavy expenditure, heavy regarding of track and difficult in construction। कह रहे जहाँ हम 1.2 नहीं दे पा रहे हैं, डिफ़िकल्ट हो रहा है देने में, हैवी खर्चा जा रहा है,
ट्रैक को डिफ़िकल्ट हो रहा है कंस्ट्रक्शन करने में तो 1.2 मीटर से कम दिया जा सकता है, बट परमिशन लगेगा PCE का या CBE का, दोनों में से कोई एक दे सकते हैं दोस्तों। तो आंसर हो गया हमारा PCE और CBE। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है मिनिमम वर्टिकल क्लियरेंस फॉर ब्रिज इज मेजर्ड फ्रॉम विच लेवल। कह रहा है कि वर्टिकल क्लियरेंस ब्रिज का किस लेवल से मेजर किया जाता है। तो आंसर होगा दोस्तों वाटर लेवल ऑफ डिजाइन डिस्चार्ज इंक्लूडिंग एफ्लक्स। एफ्लक्स को भी इंक्लूड किया जाता है। कहाँ लिखा हुआ है? पारा नंबर 312 का पॉइंट नंबर 1 पढ़िए। कह रहा है मिनिमम क्लियरेंस फॉर ब्रिज एक्सक्लूडिंग आर्क ब्रिज, सिम्फोन, पाइप्स कलवर्ट एंड बॉक्स कलवर्ट, ये सब ब्रिज को छोड़ करके फ्रॉम द वाटर लेवल ऑफ डिजाइन डिस्चार्ज इंक्लूडिंग एफ्लक्स। एफ्लक्स को इंक्लूड कर लीजिए और वाटर लेवल डिजाइन को से हम लोग मेजरमेंट करते हैं कहाँ तक? ऊपर तक। पहले तो ये समझ लीजिए कि एफ्लक्स कहते हैं किसको हैं। एफ्लक्स का हम थोड़ा सा फिगर बना के आपको समझाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि एक ब्रिज है, ये ऊपर का पार्ट है और ये पाया है दोस्तों, और बना दीजिए, ऐसे बड़ा कर लेते हैं। ये उसका स्पैन है, तो दो स्पैनों के बीच की दूरी हो जाएगा ये क्लियर स्पैन। आप ऐसा समझ लीजिए कि पानी इधर से जा रही है तो ये हो जाएगा हमारा अप स्ट्रीम और इधर हो जाएगा बाहर साइड में ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, है ना। तो यहाँ से जब पानी आकर के टकराएगी इस खंभे में, इस पाया में, तो पानी क्या होगा कि लेवल ऐसे बढ़ेगा दोस्तों। पानी जब टकराती है तो लेवल ऊपर बढ़ती है। तो ये जो वाटर का लेवल ऊपर बढ़ता है इसको हम लोग एफ्लक्स बोलते हैं। यही है एफ्लक्स। तो कह रहा है कि या तो डिजाइन डिस्चार्ज से लीजिए, यानी जितना पानी सप्लाई हो रही है उससे लीजिए, और इंक्लूड करना है आपको, यदि एफ्लक्स उसमें बन रहा है तो एफ्लक्स को भी इंक्लूड करना है। दूसरा एग्जाम में अक्सर ये पूछता है दोस्तों एफ्लक्स किस साइड में बनता है, अप स्ट्रीम में बनेगा या डाउन स्ट्रीम में बनेगा। तो आंसर होगा दोस्तों ये हमेशा किधर बनता है? अप स्ट्रीम में बनता है, हमेशा आपकी तरफ बनेगा, क्योंकि जिधर से पानी आएगा उधर तो एफ्लक्स बनेगा ना। ऊंचा किधर होगा? उधर होगा। बैक साइड में तो उसका डाउन ग्रेडियंट होता है, बैक साइड में पानी ऐसे नीचे की तरफ होते हुए जाती है तो इधर थोड़ा पानी डाउन होता है। अप साइड में जब आते के टकराती है तो यहीं पे पानी टकराने से क्या होता है? पानी का लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है, और इसी अप लेवल को हम लोग बोलते हैं एफ्लक्स। तो समझ गए होंगे। तो जो वर्टिकल क्लियरेंस का मेजरमेंट करेंगे किसी ब्रिज में वो करेंगे डिजाइन वाटर लेवल के डिजाइन डिस्चार्ज से, और एफ्लक्स उसमें इंक्लूड करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है इन द केस ऑफ आर्क ब्रिज द मिनिमम क्लियरेंस इज मेजर्ड अप टू। आर्क ब्रिज में मिनिमम क्लियरेंस कहाँ तक मेजरमेंट किया जाता है? प्रश्न ये है हमारा दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा क्रॉन ऑफ द इंट्राडोर्स ऑफ द आर्क ब्रिज। क्रॉन तक करते हैं लेकिन इंट्राडोर्स तक ही करते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? आ जाइए पारा नंबर 312 में वर्टिकल क्लियरेंस का पॉइंट नंबर 2 पढ़िए। इन द केस ऑफ आर्क ब्रिज मिनिमम क्लियरेंस मेजर टू द क्रॉन ऑफ द इंट्राडोर्स ऑफ द आर्क शैल बी एज अंडर। देखिए हम आपको फिगर से समझाना चाहते हैं इसको कि क्रॉन कहाँ पे होता है आर्क ब्रिज में। देखिए दोस्तों ये फिगर है आर्क ब्रिज का, ये फिगर है आर्क ब्रिज का जो आप देख रहे होंगे स्केच में। तो जो आर्क ब्रिज के जो मेन होता है यहाँ पे, इसी को बोलते हैं क्रॉन दोस्तों। ये है क्रॉन। देखिए तो जो हमारा मेजरमेंट होता है क्लियर स्पेंस का वो यहाँ से होता है वर्टिकल क्लियरेंस का, और यहाँ तक करते हैं। ये जो अंदर का पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं इंट्राडोर्स, और ये जो बाहर का पार्ट है इसको बोलते हैं एक्स्ट्राडोर्स। तो क्योंकि क्रॉन ये है और इधर करेंगे तो लेंथ घट जाएगा, तो क्रॉन तक और वो भी इंट्राडोर्स के एरिया तक ही करते हैं। ये एरिया है पूरा किसका? इंट्राडोर्स का। और ये ऊपर वाला जो भाग है ये एरिया को बोलते हैं हम लोग एक्स्ट्राडोर्स। तो क्रॉन तक करते हैं वो भी किस एरिया तक? इंट्राडोर्स के एरिया तक। ऐसे मेजरमेंट होता है दोस्तों यहाँ से ऊपर तक। इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल क्लियरेंस। वर्टिकल क्लियरेंस कहाँ लेंगे? अभी हम लोग क्लियर किए थे। वर्टिकल क्लियरेंस लेंगे वाटर लेवल से, और वो भी एफ्लक्स इंक्लूड करके, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा और क्रॉन के इंट्राडोर्स तक लेंगे हम लोग। चलिए अगले प्रश्न पे अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है सिम्फोन, पाइप कलवर्ट एंड बॉक्स कलवर्ट आर डिजाइन एज। ये जो तीनों ब्रिज है बॉक्स कलवर्ट, पाइप कलवर्ट और सिम्फोन ब्रिज को किस तरह से डिजाइन किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रेशर कंड्यूट्स के रूप में डिजाइन किया जाता है। कहाँ दिया हुआ है? पारा नंबर 312 में आ जाइए का पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं। सिम्फोन,
pipe and box culvert are designed as pressure conduits. Therefore, no clearance are considered necessary for these structure. यानी इन सब स्ट्रक्चर के केस में नो क्लियरेंस हम लोग कंसीडर करते हैं और डिजाइन किया जाता है उसको किस रूप में, प्रेशर कंडक्ट्स के रूप में डिजाइन किया जाता है। तो यहाँ से दो प्रश्न निकल के आता है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है फॉर सिम्फोन पाइप कल्वर्ट एंड बॉक्स कल्वर्ट क्लियरेंस आर, क्लियरेंस कैसा होता है उसको, तभी हम लोगों ने डिस्कस किया दोस्तों, नॉट नेसेसरी, क्लियरेंस की जरूरत उसमें नहीं पड़ती है। कहाँ लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है पारा नंबर 312 का 3 में पढ़िए, सिम्फोन पाइप एंड बॉक्स कल्वर्ट आर डिजाइन एज प्रेशर कंडक्ट, देयरफॉर नो क्लियरेंस आर कंसीडर नेसेसरी फॉर दीज स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के लिए कोई क्लियरेंस की जरूरत नहीं पड़ता है, हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। किन केस में, सिम्फोन के केस में, पाइप कल्वर्ट में और बॉक्स कल्वर्ट के केस में कोई क्लियरेंस की जरूरत नहीं। आंसर हो जाएगा नॉट नेसेसरी, आंसर नंबर हो जाएगा 4। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है एज पर IRBA द मिनिमम फ्री बोर्ड फ्रॉम डिजाइन डिस्चार्ज वाटर लेवल टू द फॉर्मेशन लेवल शैल नॉट बी लेस देन। कह रहा है कि फ्री बोर्ड मिनिमम कितना होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्री बोर्ड भी मिनिमम 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए हमारा। तो अभी हम लोग देख रहे थे 3 चीज़ आ गया 1 मीटर पे। एक तो आ गया हमारा, देखिए हमारा 1 मीटर क्या क्या आ गया दोस्तों, एक तो हमारा फ्री बोर्ड हो गया 1 मीटर। दूसरा, इससे पहले वाला प्रश्न में हम लोग देखे थे क्लियर स्पैन भी 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, तो 1 मीटर 2 हो गया आइटम्स। और हेडरूम था कि मिनिमम हेडरूम कितना होना चाहिए, तो हेडरूम होना चाहिए 1.2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो ये 3 डाटा आज के डेट में हम लोग पढ़े जो भी आई है एग्जाम के लिए। मिनिमम फ्री बोर्ड 1 मीटर, ये प्रश्न है हमारा। इससे पहले वाला प्रश्न में पढ़े थे मिनिमम क्लियर स्पैन 1 मीटर, और इससे पहले वाला प्रश्न में पढ़े थे मिनिमम हेड रूम 1.2 मीटर। तो ये 3 डाटा निकल के आया है। पर ये फ्री बोर्ड कहाँ लिखा हुआ है, ये पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। फ्री बोर्ड लिखा हुआ है पारा नंबर 313 में, फ्री बोर्ड स्पेशल पॉइंट दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं, द फ्री बोर्ड फ्रॉम द वाटर लेवल ऑफ द डिजाइन डिस्चार्ज टू द फॉर्मेशन लेवल ऑफ द रेलवे एम्बैंकमेंट और टॉप ऑफ द गाइड बैंड इंक्लूडिंग ए फ्लक्स शैल नॉट बी लेस देन 1 मीटर। कितना होना चाहिए, 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। फ्री बोर्ड कहते किसे हैं दोस्तों, तो मैं थोड़ा सा एक फिगर से आपको समझाना चाहूँगा। देखिए फिगर पे लेके आते हैं सीधे आपको। देखिए फिगर है, तो फ्री बोर्ड कहते हैं किसको, मैं बताना चाहूँगा आपको। मैक्सिमम जो HFL होता है, ये हमारा HFL का एरिया है, देख रहे होंगे आप, सॉरी देखिए ये जो HFL का एरिया है, तो HFL से जो ऊपर का टॉप सुपर स्ट्रक्चर का जो एरिया होता है, ये एरिया जितना खाली दिख रहा है आपको, HFL से जितना खाली जो एरिया होता है, ये एरिया, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री बोर्ड। यानी हाईएस्ट फ्लड लेवल से ऊपर का जो एरिया होता है, जितना तक और हम लोग स्पेस खाली छोड़ते हैं, इसी स्पेस को बोला जाता है फ्री बोर्ड दोस्तों। देखिए यदि आप फ्री बोर्ड का डिफिनेशन भी देखना चाहते हैं तो मैं गूगल से दिखा रहा हूँ आपको। देखिए फ्री बोर्ड का डिफिनेशन लिखा हुआ है, ए ब्रिज फ्री बोर्ड इज ए विटाल वर्टिकल सेफ्टी मार्जिन बिटवीन द हाईएस्ट एंटिसिपेटेड फ्लूइड लेवल। देखिए HFL से मेजरमेंट किया जाता है उसके ऊपर का पार्ट, और वाटर सरफेस एंड द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रिज अंडर साइड ऑफ द सॉफ्टेन और क्रॉन। तो समझ गए होंगे आपको कि जितना एरिया ऊपर का छूटा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री बोर्ड बोलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, स्टैंडर्ड ऑफ सब स्ट्रक्चर फॉर ए ब्रॉड गेज सिंगल लाइन ब्रिज शुड अलाउड फॉर। सिंगल लाइन के लिए BG लाइन में जो स्ट्रक्चर करते हैं हम लोग, वो किस कंडीशन में करते हैं, क्या सोच के करते हैं, सर ये है दोस्तों। तो हम लोग सोचते हैं फ्यूचर डबलिंग के लिए सोचते हैं। कहाँ लिखा हुआ है, पारा नंबर 314 का पॉइंट नंबर B पढ़िए दोस्तों। इन द केस ऑफ ब्रॉड गेज सिंगल लाइन ब्रिज टू अलाउ फॉर फ्यूचर डबलिंग, हम लोग अलाउ करते हैं उसको किस के लिए, फ्यूचर डबलिंग के लिए अलाउ करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, ऐसा स्टैंडर्ड तैयार करते हैं कि फ्यूचर में हम उसको डबल कर सकें। तो प्रश्न है, देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है एक सब स्ट्रक्चर शब्द आया, स्टैंडर्ड ऑफ सब स्ट्रक्चर। तो ब्रिज में 2 पार्ट होता है, फिगर बना के समझाना चाहूँगा आपको। ये हमारा ब्रिज है, मान लीजिए ब्रिज है, थोड़ा रफ स्केच कर रहा हूँ। तो ऊपर का जो पार्ट होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग सुपर स्ट्रक्चर।
सुपर स्ट्रक्चर। और ऊपर का पार्ट छोड़ के नीचे का पार्ट यहाँ से देखिए, ये नीचे का पार्ट जितना है इसको सब लोग को बोलते हैं हम लोग सब स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं सब स्ट्रक्चर। तो सब स्ट्रक्चर की बात कर रहा है कि जो नीचे ये तैयार किया गया पिलर वगैरह, ये सब किस तरह से तैयार किया जाता है, क्या सोच के तैयार किया जाता है। तो इसको हम लोग ये सोचते हैं कि भविष्य में ये डबलिंग होगा, फ्यूचर में डबलिंग होगा, इस तरह से तैयार करते हैं ताकि जब डबल करें तो सिर्फ ऊपर से आपको गर्डर लगाने की ज़रूरत पड़े, फॉर्मेशन बनाने की ज़रूरत ना पड़े। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है बेल फाउंडेशन आर मोस्ट सुटेबल फॉर रिवर बेड्स सब्जेक्टेड टू। तर वेल फाउंडेशन किस रिवर के केस में किस लिए सूटेबल होता है। तो देखते हैं पारा नंबर 316 में लिखा हुआ है दोस्तों, द वेल प्रोवाइड एज वेरी गुड ग्रिप व्हेन टेकन सफिशिएंटली डीप एंड हेंस इज मोस्ट सुटेबल फॉर रिवर बेड्स सब्जेक्टेड टू हैवी स्कोर। हैवी स्कोर के केस में बेल फाउंडेशन को हम लोग प्रेफर करते हैं दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा यहाँ हैवी स्कोर। पहले ये जान लें कि बेल फाउंडेशन कितने प्रकार के, बेल फाउंडेशन बोल रहे हैं, फाउंडेशन कितने प्रकार के होते हैं। फाउंडेशन जो होंगे दोस्तों मेनली जो हम लोग उपयोग करते हैं रेलवे में, वो 3 प्रकार के कहते हैं। पहला करते हैं पाइल फाउंडेशन, दूसरा करते हैं बेल फाउंडेशन, और जो तीसरा करते हैं वो है ओपन फाउंडेशन। यही 3 प्रकार के फाउंडेशन है जो इंडियन रेलवे में प्रयोग करता है दोस्तों, हम लोग यूज करते हैं। और यही 3 फाउंडेशन के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है अक्सर बदल के कि वेल फाउंडेशन कहाँ उपयोग करेंगे, किस केस में उपयोग करेंगे, एक आध दो को कंडीशन इसका पूछता है। फिर पाल फाउंडेशन कहाँ उपयोग करेंगे, ओपन फाउंडेशन कहाँ उपयोग करेंगे। तो हम सारे प्रश्नों का, इससे जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल सकते हैं हम सारे इस 2 वीडियो में निकाल के आपको लाएंगे, और इससे सारे प्रश्न जो भी आएंगे आपको एक भी छूटने वाला नहीं है, सारा प्रश्न को हम लोग डील करेंगे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा, हम बताते चलें, इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर हैवी स्कोर। यानी वेल फाउंडेशन का प्रयोग किस केस में करते हैं, हैवी स्कोर के केस में करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है द मोस्ट इकोनॉमिकल डिजाइन ऑफ ए ब्रिज इज जनरली अचीव्ड व्हेन द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ सब्जेक्टेड टू सुपर स्ट्रक्चर इज। कह रहा है कि सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर का रेशियो मेनली इकोनॉमिकल डिजाइन के लिए कितना होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1:1 होना चाहिए। कहाँ दिया हुआ है, ब्रिज मैनुअल का पारा नंबर 316 में स्पष्ट लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर बी में पढ़िए, जनरली इट इज मोस्ट इकोनॉमिकल व्हेन दिस रेशियो इज 1। कौन सा रेशियो, तो यहाँ पढ़ते हैं, द डिसीजन ऑन स्पैन लेंथ हैज टू बी डिपेंड अपॉन द रेशियो of the cost of substructure including the foundation versus the cost of superstructure। सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर का रेशियो आपको इंक्लूड करके जब आप निकालेंगे तो 1:1 के रेशियो में आना चाहिए। यानी सबसे पहले हो जाएगा ऊपर सब स्ट्रक्चर और नीचे हो जाएगा सुपर स्ट्रक्चर का रेशियो कितना आना चाहिए, डिवाइड करके 1:1 आना चाहिए। यही प्रश्न है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर लेते हैं, हमारा टाइप ऑफ फाउंडेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, द फॉलोइंग टाइप ऑफ फाउंडेशन आर नॉर्मली प्रोवाइडेड फॉर रेलवे ब्रिज। कौन कौन सा, ओपन फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन और बेल फाउंडेशन। पारा नंबर कितना में दिया हुआ है, 316 नंबर पारा में ऑलरेडी है, हमारा ब्रिज मैनुअल में दिया हुआ है कि कितने फाउंडेशन उपयोग कर सकते हैं। तो एग्जाम में आ भी सकता है दोस्तों कि इनमें से कौन फाउंडेशन का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, और ये 3 ऑप्शन रहेगा, एक कोई अलग रहेगा। तो ये तीनों जब तक हमको याद नहीं रहेगा हम छाट नहीं पाएंगे। तो ये तीनों को याद कर लीजिएगा नाम, ओपन फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन और बेल फाउंडेशन। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है ओपन फाउंडेशन आर नॉर्मली प्रोवाइडेड फॉर रेलवे ब्रिज व्हेन। अब देखिए हम प्रश्न ओपन फाउंडेशन से लिए हैं, कह रहा ओपन फाउंडेशन रेलवे ब्रिज के केस में किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, किस केस में हम लोग इसको उपयोग कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों रॉक और फर्म सब सॉइल इज अवेलेबल एट सैलो डिप्थ। जहाँ सैलो डिप्थ हो, जहाँ रॉक हो, पत्थर हो, ये सब चीज़ें जब होता है तो हम लोग उसको ओपन फाउंडेशन के लिए उपयोग करते हैं। कहाँ दिया हुआ है, पारा नंबर 316 का पॉइंट नंबर 2 में पढ़िए, क्लियर लिखा हुआ है, ओपन फाउंडेशन इज सूटेबल फॉर ब्रिज वेयर
रॉक और फर्म सब सॉइल इज अवेलेबल एट सैलो डिप एंड देयर इज नॉट मच स्कोर एंड फ्लोइंग वाटर इज द स्ट्रीम। कह रहा है कि एक तो वहाँ सैलो डिप्थ हो और वहाँ स्कोर बहुत कम हो, ज़्यादा मतलब नॉट मच मोर, बहुत कम हो, ज़्यादा नहीं हो वहाँ, तो इस केस में हम लोग वहाँ पे प्रयोग करते हैं ओपन फाउंडेशन का उपयोग करते हैं। तो ये हो गया हमारा ओपन का, एक तो क्लियर हो गया कि ओपन फाउंडेशन का हम प्रयोग कहाँ करते हैं। और बेल फाउंडेशन के इससे पहले वाला प्रश्न में देखे थे कि जहाँ हैवी स्कोर होता है वहाँ करते हैं। ओपन फाउंडेशन का क्या हो गया ब्रिज के केस में। अब देखते हैं पाइल फाउंडेशन के केस में दोस्तों। प्रश्न क्या कर रहा है, पाइल फाउंडेशन आर कंसीडर्ड इकोनॉमिकली व्हेन फाउंडेशन हैव टू बी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा टेकन वेरी डीप थ्रो सॉइल विथ लिटिल स्कोर। कहाँ लिखा हुआ है, आ जाइए पारा नंबर 316 का 3 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है। कर पाइल फाउंडेशन कैन बी क्यूट इकोनॉमिकली particularly where the foundation have to be built very deep and taken through a deep layer of soil subjected to a little score। तो हमारा ऑप्शन यही था दोस्तों, बी थे लिटिल स्कोर। तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, लार्ज डायमीटर पाइल्स आर प्रेफर्ड व्हेन। कह रहा लार्ज डायमीटर पाइल्स का लेना हो तो कौन सा पाइल का उपयोग करेंगे और किस में लेंगे, ये प्रश्न है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों फाउंडेशन आर डीप और हॉरिजेंटल फोर्स आर मोर। कहाँ लिखा हुआ है, आ जाइए पारा नंबर 316 का 3 में पढ़ते हैं। लार्ज डायमीटर पाइल्स कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड फॉर फाउंडेशन डेप्थ बियॉन्ड द लिमिट ऑफ न्यूमेटिक ऑपरेशन। ये हमारा पाइल फाउंडेशन के केस में लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पाइल फाउंडेशन के केस में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा 3 नंबर। थोड़ा सा इसको एक लाइन ऊपर से पढ़िए तो और क्लियर हो जाएगा। यहाँ से लेते हैं इसको, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। कह रहा लार्ज डायमीटर पाइल्स कैन बी प्रोवाइडेड टू टेकन केयर ऑफ लार्ज हॉरिजेंटल फोर्स व्हेन द फाउंडेशन आर डीप। तो ये क्लियर हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ था इस लाइन में कि लार्ज हॉरिजेंटल फोर्स व्हेन फाउंडेशन आर डीप, फाउंडेशन आर डीप एंड हॉरिजेंटल फोर्स इज मोर होना चाहिए। किसके लिए, लार्ज डायमीटर यदि लेंगे तो पाइल फाउंडेशन के केस में, पाइल फाउंडेशन के केस में। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बेल फाउंडेशन आर मोस्ट सुटेबल फॉर ब्रिज सब्जेक्टेड टू। बेल फाउंडेशन सुटेबल होता है किस केस में, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हैवी लोड्स एंड लार्ज हॉरिजेंटल फोर्स के केस में भी बेल फाउंडेशन का हम लोग उपयोग करते हैं। कहाँ लिखा हुआ है, पारा नंबर 316 में आ जाइए, पॉइंट नंबर 4 का पहला लाइन में लिखा हुआ है कर बेल फाउंडेशन provide a solid and massive foundation for heavy loads and large horizontal force। तो हमारा दोनों क्लियर हो गया, लार्ज हॉरिजेंटल फोर्स और हैवी लोड्स के केस में क्या करते हैं, बेल फाउंडेशन का उपयोग करते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा बेल फाउंडेशन का केस में 3 नंबर सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम वर्टिकल क्लियरेंस फॉर ब्रिज एक्सक्लूडिंग आर्क ब्रिज, सैम्फोन, पाइप कल्वर्ट एंड बॉक्स कल्वर्ट when the design discharge is 0-30 क्यूमेक्स। देखिए दोस्तों हमारा पहले हम चार्ट दिखाते हैं आपको। पारा नंबर 312 का एक चार्ट दिया हुआ है, देखिए मिनिमम क्लियरेंस डिस्टेंस ऑफ द ब्रिज, आर्क का, सिम्फोन का, पाइप कल्वर्ट का, बॉक्स कल्वर्ट का, इस चार्ट दिया हुआ है ये वाले। तो ये चार्ट में देखिए डिजाइन डिस्चार्ज क्यूमेक्स यदि 0 से 30 हो तो वर्टिकल क्लियरेंस होना चाहिए 600 mm होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 600। तो हमारा यही प्रश्न था कि 0 से 30 क्यूमेक्स है यदि डिजाइन डिस्चार्ज तो उसका वर्टिकल क्लियरेंस जो होगा वो कितना होगा, तो वर्टिकल क्लियरेंस हो जाएगा दोस्तों 600 हो जाएगा वर्टिकल क्लियरेंस। आंसर 3 नंबर क्लियर है इस चार्ट से। और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये चार्ट ये VVI चार्ट है, एग्जाम में बहुत बार पूछता है, अक्सर पूछता है ये, तो हमको ये चार्ट याद कर लेना चाहिए यदि हम लोग 30% की तैयारी करते हैं। तो 70% में ये ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये चार्ट, क्योंकि उसमें इतना डीपली नहीं पूछता, पर 30% के लिए दोस्तों ये चार्ट हमें छोड़ना नहीं चाहिए। आपको 0 से 30 भी याद रखना है, 31 से 300 याद रखना है, और 301 से 3000 के लिए भी याद रखना है, 600 से 1200 प्रो डाटा और लास्ट का है 1500। ये 3 ही डाटा होता है जो आपको याद रखना है। फिर इसके बाद एक और आएगा आर्क ब्रिज के लिए स्पेशल, वो भी आगे हम लोग देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न और क्या बन सकता है इस चार्ट से देखते हैं। फॉर ए ब्रिज विद डिजाइन डिस्चार्ज
बिटवीन 31 to 300 क्यूमेक्स द वर्टिकल क्लियरेंस कितना होगा। तो देखिए ये वाले प्रश्न पूछ रहा है कि 31 से 300 यदि डिजाइन डिस्चार्ज का वैल्यू है तो वर्टिकल क्लियरेंस कितना होगा। वर्टिकल क्लियरेंस हो जाएगा 600 से 1200 प्रो राटा। देखिए दिया हुआ है 600 से 1200 mm प्रो राटा, तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर, है ना। ये दोनों नहीं होगा, फिक्स्ड एट 600 mm नहीं होगा, फिक्स्ड एट 1200 mm नहीं होगा, 1500 mm नहीं होगा। आंसर कितना होगा 600 से 1200। अभी हम लोग देखे थे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न और क्या बनेगा इस चार्ट से, एक और देख लेते हैं लास्ट प्रश्न। इसको जल्दी बताइएगा बिना चार्ट देखे हुए। व्हाट इज द मिनिमम वर्टिकल क्लियरेंस व्हेन डिजाइन डिस्चार्ज एक्सीड 3000 क्यूमेक्स। 3000 क्यूमेक्स के लिए वर्टिकल क्लियरेंस क्या होगा, मिनिमम वर्टिकल क्लियरेंस। तो आ जाइए चार्ट पे। एभव 3000 के लिए वर्टिकल क्लियरेंस हो जाएगा कितना, 1800 mm हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1800 mm हो जाएगा। एक्सीड 3000 पूछ रहा है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 नंबर 1800 mm। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आर्क ब्रिज के लिए है दोस्तों। कह रहा इन द केस ऑफ एन आर्क ब्रिज विथ अ स्पैन लेस देन 4 मीटर। आर्क ब्रिज है जिसका स्पैन 4 मीटर है। द मिनिमम क्लियरेंस शैल बी, तो उसका मिनिमम क्लियरेंस कितना होगा। तो आ जाइए पारा नंबर 312 का वर्टिकल क्लियरेंस के चार्ट में दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 2, इन द केस ऑफ आर्क ब्रिज मिनिमम क्लियरेंस मेजर्ड टू द क्रॉन ऑफ इंट्राडोस। अभी हम लोग डिस्कस किए थे क्रॉन ऑफ इंट्राडोस के बारे में। ऑफ द आर्क शैल बी एज अंडर, क्या यदि स्पैन उसका 4 मीटर से कम हो तो जो क्लियरेंस मेजरमेंट करेंगे राइज और 1200 mm व्हिच एवर इज मोर, दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसको हम लोग क्लियर लेंगे। तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, लेस देन 4 मीटर पूछा था प्रश्न में, तो लेस देन 4 मीटर के लिए यानी इसके लिए हो जाएगा राइज और 1200। तो आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 3, राइज और 1200 mm व्हिच एवर इज एयरलियर, सॉरी व्हिच एवर इज मोर। तो दोस्तों ये जो आर्क ब्रिज का है ये पॉइंट चारों 1 2 3 4 चार जो पॉइंट है 1 2 3 4, हाँ 4 जो पॉइंट है ये आपको हमको याद रखना चाहिए। तो एक जो ऊपर चार्ट था वो और एक ये वाला चार्ट, दोनों हम लोगों को याद रखना चाहिए। ये एग्जाम के लिए पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 4 डाटा हैं और चारों हमको याद रखना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते। अगला प्रश्न बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो वीडियो बना रहे हैं जिस PDF से हम, ये PDF आपको हमारा LDC क्रैकर ऐप पे अवेलेबल है। LDCE क्रैकर जब आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर में जा करके, तो प्ले स्टोर में LDC क्रैकर एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। वहाँ पे जाइएगा तो वीडियो नोट्स करके लिखा होगा, वीडियो नोट्स। तो वीडियो नोट्स में ये पूरा डाटा आपको अवेलेबल है। आप वहाँ से जा करके फ्री टाइम में भी आप इसको देख के याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर ला सकें एग्जाम के लिए। दूसरा, वीकली टेस्ट चालू है दोस्तों। हर एक सैटरडे के सैटरडे AN का वीकली टेस्ट हो रहा है। 5 बजे शाम से शुरू हो जाती है और रात में कभी भी अटेंड कर सकते हैं। ADN का वीकली टेस्ट चालू है दोस्तों। अभी हम क्या कर रहे हैं, आज 3 जनवरी है, तो 3 जनवरी को PV का फाइनल टेस्ट आज हो रहा है। इसके बाद हम ब्रिज का टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। ब्रिज का टेस्ट चैप्टर वाइज होगा, उसके बाद फिर वर्ष का ऐसा कंटिन्यू चलता रहेगा। हमारा जो प्रश्न है कह रहा है फॉर ओपन लाइन रेलवे ब्रिज वेयर लाइनर वाटरवे इज रिड्यूस्ड और वर्टिकल क्लियरेंस इज इनएडिक्वेट अप्रूवल ऑफ GAD इज अकॉर्डेड बाई। तो आंसर हो जाएगा चीफ ब्रिज इंजीनियर या जोनल रेलवे से अप्रूवल लेना पड़ता है ओपन लाइन के केस में। कहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रूवल ऑफ ब्रिज ड्राइंग डबलिंग गेज कन्वर्जन न्यू लाइन्स अदर ब्रिज वर्क्स के केस में लेंगे। किससे, शैल बी अप्रूव्ड बाई चीफ ब्रिज इंजीनियर और CB फॉर द जोनल रेलवे। जोनल रेलवे का CB अप्रूव्ड करेंगे हमको GAD देने के लिए। तो चलिए हमारा आंसर हो जाएगा चीफ ब्रिज इंजीनियर। इसको थोड़ा पढ़ के और समझने के प्रयास करते हैं। पॉइंट नंबर 1 का क्लियर पढ़ते हैं दोस्तों। क्या कर रहा है, इन द केस ऑफ न्यू लाइन्स डबलिंग्स गेज कन्वर्जन जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग इज GAD का फुल फॉर्म है जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग फॉर रेलवे ब्रिज वेयर linear waterways being reduced or vertical clearance are inadequate and where construction is likely to affect any of the existing bridge during construction or during service after clearance of concerned divisional branch officer and DRM shall be approved by CB
जोनल रेलवे का CBE से हम क्या करेंगे, उसको अप्रूव्ड कराएंगे। तो हमारा क्लियर हो गया कि रिड्यूस्ड और वर्टिकल क्लियरेंस यदि लेना हो तो आपको GAD के केस में किससे लेंगे, CBE से लेंगे, वो भी जोनल रेलवे से। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारे चैनल पे नए हैं, कि पर डे वीडियो एक अपलोड होता है। तो यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो हम बनाएं तो आप तक पहुंचे और आपको जानकारी हो जाए कि नया वीडियो आ गया है। नहीं तो पता ही नहीं चल पाएगा कि वीडियो आई है कि नहीं आई है, और आपकी तैयारी पीछे रह जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।